जुडिशियल रिव्यू का डॉक्ट्रिन सबसे पहले यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ओरिजिनेट हुआ और डेवलप हुआ। ये डॉक्ट्रिन फेमस केस मारबरी वर्सेस मैडिसन 1803 में प्रोपाउंड किया गया था बाय जॉन मार्शल, जो उस टाइम अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। इंडिया में हाउएवर कॉन्स्टिट्यूशन खुद जुडिशरी को जुडिशियल रिव्यू का पावर देता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट्स। सुप्रीम कोर्ट ने भी डिक्लेयर किया है कि जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का एक बेसिक फीचर है और कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मतलब ये हुआ कि इस पावर को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर्टेल या एक्सक्लूड नहीं कर सकता। जुडिशियल रिव्यू का सिंपल मतलब यह है कि जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि वो चेक करे कि लेजिस्लेचर के बनाए हुए लॉज और एग्जीक्यूटिव के पास किए गए ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक है या नहीं। अगर जुडिशियल एग्जामिनेशन के बाद ये लॉज या ऑर्डर्स कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ पाए जाते हैं या अल्ट्रा वायरस होते हैं, तो जुडिशरी उन्हें इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल और इनवैलिड डिक्लेयर कर सकती है। मतलब वो लॉज नल एंड वॉइड हो जाते हैं और गवर्नमेंट उन्हें एनफोर्स नहीं कर सकती। जस्टिस सैयद शाह मोहम्मद क्वादरी ने जुडिशियल रिव्यू को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। पहला, रिव्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। दूसरा, रिव्यू ऑफ लेजिस्लेशन जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के द्वारा बनाए गए हैं, इंक्लूडिंग सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन। और तीसरा, रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ऑफ यूनियन, स्टेट्स और उनके अथॉरिटीज। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हिस्ट्री में कई लैंडमार्क केसेस में जुडिशियल रिव्यू का पावर एक्सरसाइज किया है, जैसे गोलकनाथ केस 1967, बैंक नेशनलाइजेशन केस 1970, प्रिवी पर्सेस अबॉलिशन केस 1971, केशव नंदा भारती केस 1973 और मिनर्वा मिल्स केस 1980। रीसेंट एग्जाम्पल 2015 का है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 और नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी एनजेएसी एक्ट 2014 को अनकॉन्स्टिट्यूशनल और वॉइड डिक्लेयर कर दिया था। जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंस कुछ मेजर रीजंस में दिखाई देती है। ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी को अपहोल्ड करता है, सेंटर और स्टेट्स के बीच फेडरल बैलेंस मेंटेन करता है और सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी सिग्निफिकेंस बार बार एम्फसाइज की है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, पार्लियामेंट नहीं, और कोई भी स्टैट्यूट वैलिड तभी होगा जब वो कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हो। जुडिशरी का रोल है डिसाइड करना कि एक इनैक्टमेंट वैलिड है या नहीं। कोर्ट ने एक्सप्लेन किया कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली जुडिशियल रिव्यू प्रोवाइड करता है, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जहां जुडिशरी एक विजिलेंट सेंटिनल का रोल प्ले करती है। कोर्ट ने यह भी क्लियर किया है कि जब तक फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करते हैं, जुडिशियल रिव्यू को एंश्योर करना होगा कि इन गारंटीज का वायलेशन ना हो। कोर्ट बार बार स्ट्रेस करती है कि कॉन्स्टिट्यूशन ही देश का सुप्रीम लॉ है और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर या जुडिशरी सब अपना पावर उसी से डिराइव करते हैं। हर ऑर्गन अपने लिमिट्स के अंदर ही एक्ट करेगा। कोई भी अथॉरिटी अपने पावर का खुद जज नहीं बन सकती। सुप्रीम कोर्ट ही अल्टीमेट इंटरप्रेटर है, जो ये डिसाइड करती है कि कौन सी ब्रांच के पास कितना पावर है और वो अपने लिमिट्स क्रॉस कर रही है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का ड्यूटी है कि वो लॉज की वैलिडिटी पर प्रोनाउंस करें। अगर कोर्ट से ये पावर ले लिया जाए तो फंडामेंटल राइट्स बस एक डेकोरेशन बन जाएंगे, जिनके पास रेमेडीज ही नहीं रहेंगे और कॉन्स्टिट्यूशन अनकंट्रोल्ड हो जाएगा। कोर्ट ने यह भी एक्सप्लेन किया कि जजेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेंस मेंटेन करना और इंश्योर करना कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपने कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स क्रॉस ना करें। कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स ने वाइजली जुडिशियल रिव्यू को इनकॉर्पोरेट किया था, ताकि फेडरलिज्म प्रोटेक्ट हो, सिटीजन्स के राइट्स और फ्रीडम सेफगार्ड हों और इक्वालिटी, लिबर्टी और एक हेल्दी नेशनलिज्म इंश्योर हो। जुडिशियल रिव्यू सिर्फ एक पावर नहीं है, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन का एक एसेंशियल पार्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को नए कंडीशंस और सोसाइटी की ज़रूरतों के मुताबिक एडजस्ट करता है। भले ही कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू शब्द यूज नहीं करता, लेकिन उसके मल्टीपल आर्टिकल्स इस पावर को क्लियरली प्रोवाइड करते हैं। आर्टिकल 13 कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो, नल एंड वॉइड होगा। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर करता है कि सिटीजन्स डायरेक्टली अप्रोच करके अपने फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करा सके और रिट्स इशू हो सके। आर्टिकल्स 131 से 134 सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल और एपेलेट जुरिस्डिक्शन डिफाइन करते हैं इन कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल और क्रिमिनल मैटर्स।
आर्टिकल 134 ए हाई कोर्ट से अपील्स के सर्टिफिकेशन के बारे में है। आर्टिकल 135 सुप्रीम कोर्ट को फेडरल कोर्ट के प्री कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स देता है। आर्टिकल 136 कोर्ट को एम्पावर करता है कि वो किसी भी कोर्ट या ट्रिब्यूनल से एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स अपील्स एंटरटेन कर सके। आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट को ऑथराइज करता है कि वो सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगे किसी भी लॉ या फैक्ट के इशू पर, इंक्लूडिंग प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मैटर्स। हाई कोर्ट्स के पास भी जुडिशियल रिव्यू का पावर है, जैसा आर्टिकल 226 में दिया गया है, जहां वो फंडामेंटल राइट्स एनफोर्स करने के लिए रिट्स इशू करते हैं, और आर्टिकल 227 में उन्हें अपने टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन के अंदर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स पर सुपरिटेंडेंस का पावर दिया गया है, एक्सेप्ट मिलिट्री ट्रिब्यूनल्स। और भी प्रोविजंस जुडिशियल रिव्यू को स्ट्रांग बनाते हैं। आर्टिकल 245 पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स के बनाए हुए लॉज की टेरिटोरियल एक्सटेंट को डिफाइन करता है। आर्टिकल 246 सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज एलोकेट करता है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बेसिस पर। आर्टिकल्स 251 और 254 कहते हैं कि अगर सेंट्रल और स्टेट लॉ में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो सेंट्रल लॉ प्रिवेल करेगा और स्टेट लॉ वॉइड होगा। आर्टिकल 372 प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को कंटिन्यू करता है, लेकिन उन्हें जुडिशियल रिव्यू के टेस्ट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक रहना होगा। इस तरह जुडिशियल रिव्यू इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से फर्मली रूटेड है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट डिक्लेयर किया है और ये कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी, फेडरल बैलेंस और फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन में एक क्रूशियल रोल प्ले करता है। इंडिया में किसी भी लॉ या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट्स में मेनली 3 ग्राउंड्स पर चैलेंज की जा सकती है। अगर वो पार्ट 3 में गारंटीड फंडामेंटल राइट्स को इन्फ्रिंज करता है, अगर वो किसी ऐसी अथॉरिटी ने बनाया है जिसके पास कॉम्पिटेंस ही नहीं था, या अगर वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के खिलाफ है। इसी वजह से इंडिया में जुडिशियल रिव्यू का स्कोप यूएसए से नैरोअर है, ऑल्दो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का एक्सप्रेस मेंशन ही नहीं है। सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ प्रिंसिपल फॉलो करता है, जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ प्रिंसिपल। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बेसिस पर अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट किसी भी लॉ को सिर्फ सब्सटैंटिव वैलिडिटी के लिए नहीं, बल्कि उसकी रीजनेबलनेस और प्रोसीजरल फेयरनेस के लिए भी एग्जामिन कर सकता है। इससे उनके पास सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट करने के लिए काफ़ी वाइड पावर्स है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट लॉ को रिव्यू करते वक्त मेनली ये देखता है कि कंसर्न्ड अथॉरिटी के पास वो लॉ बनाने की पावर थी या नहीं। वो इसकी रीजनेबलनेस, सूटेबिलिटी या पॉलिसी कंसिडरेशंस को एग्जामिन नहीं करता। इसी वाइड अमेरिकन पावर की वजह से क्रिटिक्स ने यूएस सुप्रीम कोर्ट को द थर्ड चेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर, सुपर लेजिस्लेचर या आर्बिटर ऑफ सोशल पॉलिसी तक कहा है। इंडिया जुडिशियल सुप्रीमेसी को कुछ हद तक रिकॉग्नाइज करता है, पर यूएसए जैसा नहीं, और ना ही यूके की तरह पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को फॉलो करता है। इंडियन सिस्टम एक केयरफुल सिंथेसिस है दोनों ट्रेडिशंस का, जो शेप्ड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फेडरल डिवीजन ऑफ पावर्स, फंडामेंटल राइट्स और जुडिशियल रिव्यू की प्रेजेंस से। ये सब पार्लियामेंट की सॉवरेनिटी को लिमिट करते हैं। जुडिशियल रिव्यू का एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इंडिया में 9th शेड्यूल से जुड़ा है। आर्टिकल 31B के साथ 9th शेड्यूल को फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के थ्रू इंट्रोड्यूस किया गया था। ये कहता है कि जो लॉज 9th शेड्यूल में रखे गए हैं, उन्हें कोर्ट्स में चैलेंज नहीं किया जा सकता फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन के बेसिस पर। 1951 में 9th शेड्यूल में सिर्फ 13 लॉज थे, मेनली लैंड रिफॉर्म्स और जमींदारी अबॉलिशन से रिलेटेड। लेकिन बाद में ये लिस्ट बढ़कर 2016 तक 282 लॉज हो गई, कुछ स्टेट लेजिस्लेचर्स के और कुछ पार्लियामेंट के बनाए हुए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने लैंडमार्क आईआर कोहेलो केस 2007 में क्लियर कर दिया कि सिर्फ 9th शेड्यूल में लॉ डाल देने से उसे ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिलती जुडिशियल रिव्यू से। कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि जुडिशियल रिव्यू खुद कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक फीचर है, इसलिए इसे इस तरह हटाया नहीं जा सकता। जजमेंट में कहा गया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9th शेड्यूल में ऐड होने वाले कोई भी लॉज चैलेंज किए जा सकते हैं अगर वो आर्टिकल्स 14, 15, 19, 21 को वायलेट करते हैं या बेसिक स्ट्रक्चर को डैमेज करते हैं। इस जजमेंट में कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स दिए। पहली बात, अगर कोई लॉ पार्ट 3 के राइट्स को एब्रोगेट या एब्रिज करता है तो वो बेसिक स्ट्रक्चर वायलेट करे या ना करे। अगर करेगा तो इनवैलिड होगा, चाहे 9th शेड्यूल में हो या ना हो। दूसरी बात, टेस्ट हमेशा लॉ के एक्चुअल इफेक्ट और इम्पैक्ट का होगा, ना कि उसके फॉर्म का। हर नया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, चाहे वो 9th शेड्यूल में लॉ ऐड करे या कुछ और, अपने आप में जज किया जाएगा कि क्या उसका इम्पैक्ट पार्ट 3 के राइट्स पर बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है या नहीं।
कोर्ट ने क्लैरिफाई किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद बनने वाले सभी अमेंडमेंट्स जो लॉज को 9th शेड्यूल में डालते हैं, उन्हें आर्टिकल्स 14, 19 और 21 के एसेंशियल फीचर्स के अगेंस्ट टेस्ट किया जाएगा। अगर 9th शेड्यूल में रखा गया लॉ इन राइट्स को डिस्ट्रॉय करता है जो बेसिक स्ट्रक्चर के कोर में है, तो वो प्रोटेक्शन नहीं ले सकता। प्रोटेक्शन का जस्टिफिकेशन भी कॉन्स्टिट्यूशनली टेस्ट होगा बाय अप्लाइंग द राइट्स टेस्ट एंड द एसेंस ऑफ द राइट टेस्ट। अगर कोई 9th शेड्यूल लॉ आर्टिकल्स 14, 19 और 21 के ट्रायंगल को खत्म कर देता है, तो वो जुडिशियल स्क्रूटिनी से बच नहीं सकता। कोर्ट ने यह भी क्लैरिफाई किया कि अगर कोई लॉ 24 अप्रैल 1973 से पहले 9th शेड्यूल में रखा गया था और कोर्ट ने उसे अपहेल्ड किया था, तो उसे दोबारा कोहेलो जजमेंट के बेसिस पर चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर कोई लॉ पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर हो चुका है फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन की वजह से और बाद में उसे 9th शेड्यूल में डाला गया 24 अप्रैल 1973 के बाद, तो वो अब भी चैलेंज हो सकता है बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय करने के ग्राउंड पर। साथ ही उन लॉज के अंडर ऑलरेडी लिए गए एक्शंस और फाइनलाइज किए गए ट्रांजैक्शंस डिस्टर्ब नहीं किए जाएंगे। इस तरह सुप्रीम कोर्ट ने कोहेनो केस में रीअफर्म किया कि जुडिशियल रिव्यू को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, चाहे 9th शेड्यूल लॉज ही क्यों ना हो, और कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अमेंडमेंट्स के बावजूद इनवायोलेबल